ओके, सो आज भी हम ये चीज मानेंगे कि आज भी 10 ग्राम सोने की कीमत रफली 50,000 रुपए है। और आज के तारीख में इफ यू हैव फैमिली ऑफ 4-5 पीपल, देन यू विल अग्री कि 50,000 में गुजरान हो जाता है। 50,000 के अंदर कोई लेविश लाइफ तो नहीं जी सकता है, लेकिन 50,000 रुपीज इंडियन रुपीज के अंदर जहां पे एक 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है, वहां पे आज का गुजरान हो जाता है। तो इट्स अ सरप्राइज कि शायद 10 साल बाद या 15 साल बाद भी गोल्ड का प्राइस इधर ही कुछ रहता है, सॉरी 80,000 होता है या 1 लाख रुपए होता है। तो एप्रिसिएशन होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ रुपी, एप्रिसिएशन होगा, लेकिन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग विल रिमेन द सेम। सो इट्स सरप्राइजिंग कि 2000 साल पहले, 10 साल पहले या 50 साल पहले या 50 साल बाद ये चीज देखी गई है, काफी सालों से देखी गई है कि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो उसके अंदर हमारा गुजरान हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट लाइक टू लॉन्च अ पोल। आप सबके सामने एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होगा। आई विल रिपीट द क्वेश्चन व्हाइल यू आंसर, और आपको अपना अभिप्राय देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको अपना अभिप्राय देना है। सो द क्वेश्चन इज, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है? क्या आपका मंतव्य क्या है? अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ यू हैव वोटेड so far. 20 people have voted. 40% voting has completed. I'd urge you all, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है वो आपको देना है। Approximately 55% of people have voted so far. We'll wait for 10-15 more seconds so that all can vote. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन जहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 62% of the people have voted so far. We have crossed 70%. Okay, so I am ending the poll. I'll share the results. So 44% of the participants ये मानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और 28% ऑफ द पीपल बिलीव दैट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो रफली 70% ऑफ यू ऑल अग्री कि एसेट एलोकेशन एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस होनी चाहिए और जो हमको करनी चाहिए। ठीक है, सो वी विल मूव अहेड। हम लोग उसको समझने से पहले हम लोग वेल्थ स्टेजेस, 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ के बारे में जानेंगे। सो व्हाट आर दीज? वेल्थ सोर्स आइडेंटिफिकेशन। कोई भी जर्नी, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में हम देखेंगे कि हमारे साथ काफी यंग बॉयज भी है जो अभी कुछ स्टडी कर रहे हैं या फिर जस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। तो उनके लिए खास ये चीज बहुत जरूरी है, और कि भाई ये 4 स्टेजेस ऑफ वेल्थ क्या है, कैसे है। पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वेल्थ का सोर्स क्या रहेगा, कौन सा रहेगा। व्हाट विल बी अवर वेल्थ सोर्स? वेल्थ मतलब हमारी आमदनी कहाँ से होगी। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो हमको डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में हम हमारे फील्ड में आएंगे। इफ यू वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोबाइल फोन, कि मुझको मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके लिए मुझे सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब डेवलप करने पड़ेंगे, बाद में मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ सकता हूँ। सो बी इट अ प्रोफेशन, बी इट अ जॉब, बी इट अ बिजनेस, आपको अपना वेल्थ सोर्स आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये बेसिक है, फर्स्ट स्टेप है। अगर यहाँ पे हमारी कोई चूक हो गई तो विल बी ब्लंडर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा हमारे साथ। कि सिंपल चीज है
हम लोग ये सचिन के इंटरव्यू में, राहुल द्रविड़ के इंटरव्यू में काफी बार हम लोगों ने देखा है कि भाई सचिन को अगर गाना गाने के लिए भेज दिया होता उसके बचपन में, तो वो क्या इतने बड़े क्रिकेट स्टार बन पाते? सो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है हमको कि हमको आगे जाके क्या किस चीज में आगे बढ़ना है। वो आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है वेल्थ सोर्स के लिए। नेक्स्ट इज वेल्थ क्रिएशन। हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि आई वांट टू बी ए सीए, हमको सीए बनना है, मैं अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ्स अच्छी समझता हूँ, मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे आते हैं। तो बाद में आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में उसका वेल्थ क्रिएशन, मुझे मल्टीपल्स कैसे बढ़ाने हैं। मैं एक क्लाइंट से शुरुआत करूंगा, 10 क्लाइंट करूंगा, 500 फैमिलीज करूंगा, 2000 फैमिलीज करूंगा, टीम बढ़ाऊंगा, तो उससे मेरी वेल्थ क्रिएट होगी, वेल्थ जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल्थ क्रिएशन कुछ भी करके हो सकती है, एक फ्रॉड करके भी हो सकती है और एक अच्छे काम करने से भी हो सकती है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए हमको ध्यान रखना है कि वो वेल्थ क्रिएशन कैसे हो रही है, वो बहुत ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देन कम्स वेल्थ मैनेजमेंट। हमने आमदनी कर ली, हम साल का 50 लाख कमा रहे हैं, साल का 5 करोड़ कमा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन होना शुरू हो गया है, लेकिन बाद में वेल्थ मैनेज करनी पड़ती है। we'll have to invest it somewhere, हमको सेविंग्स करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, हमको खुद की जो हमारी कैपिटल है वो फिर से बिजनेस के अंदर एक्सपांशन के लिए लगानी पड़ेगी। बिजनेस आप देख रहे हो लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के अंदर बिजनेस के पूरे सेगमेंट्स, पूरे पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। तो we'll have to keep investing in the technology, we'll have to upgrade ourselves, we'll have to upgrade our instruments, सब कुछ के लिए वेल्थ मैनेजमेंट के लिए अंदर आएगा। एंड देन कम्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पूरा पिरामिड है या बेस है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस ऑफ द पिरामिड, बेस। सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये वाई बिहाइंड द वाई। ये वेल्थ हम लोग ने कमाई, हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं, हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसको एंड ऑफ द डे यूज कहाँ करना है? मैं अगर केवल मेरे खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, केवल मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर ये वेल्थ इतनी काम की नहीं है, अनलेस वी यूज इट फॉर द अल्टीमेट सोसाइटी। अल्टीमेट मतलब जहां से हम लोग ने कमाई है, ये हम लोग के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स, फेसबुक वाले जो इन्वेस्टर्स है, बिल गेट्स है, इनके कितने बड़े बड़े फाउंडेशन चलते हैं, मुकेश अंबानी का एक फाउंडेशन है। तो ये सब फाउंडेशन के अंदर एग्जैक्टली जहां से सोसाइटी से हम लोग ने जो रुपए कमाए हैं, वो उसी गुड चीज में यूज होने चाहिए, फॉर द बेनिफिट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो दिस शुड बी द एंड यूज, कि भाई हम सबके लिए ग्रो करें, सबके लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब वेल्थ सोर्स आइडेंटिफिकेशन जो बेस था, वहां पे कैसा है कि ओसामा बिन लादेन, वो भी पैसे तो बहुत कमाता है, वो बहुत सारे रुपए कमाता है, वेल्थ क्रिएशन भी बढ़िया तरीके से कर रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत पावरफुल है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे उसके हिसाब से वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? ही इज हैप्पी, बट इज द वर्ल्ड हैप्पी विद दैट? सो वी आर हियर टू स्प्रेड हैप्पीनेस। वेल्थ, रुपए ऐसा होना चाहिए कि गुड डीड्स होने चाहिए, और उसके हिसाब से वेल्थ स्प्रेड होनी चाहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड होनी चाहिए। वेल्थ से अच्छी चीजें होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। सो दीज आर द 4 वेल्थ क्रिएशन स्टेप्स। सो प्रॉब्लम्स सभी जगह पे है, लेकिन वी शुड बी प्रॉब्लम फाइंडर, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंडर, वी शुड बी अ सॉल्यूशन सीकर, राइट? प्रॉब्लम हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि भाई हमारे जो एक्सपेंसेस है, नीड वर्सेस वांट, राइट? मोबाइल फोन जरूरत है, 15,000 के फोन से भी चलता है, 30,000 के फोन से भी चलता है, और 1,00,000 1,50,000 के फोन से भी चलता है। 10 लाख की कार से भी गाड़ी चल जाती है, 50 लाख की गाड़ी भी कम पड़ती है, और 3 करोड़ की गाड़ी भी कम पड़ती है, राइट? सो इट इज नीड वर्सेस वांट। अभी मेजॉरिटी ऑफ अस आर स्पेंडिंग in needs or wants, right? So we'll see a video again, and वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि काफी सारी चीजें जो आज तक केवल हम लोग यूज कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है,
हम लोग सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं तो कोई ना कोई कंपनी इसके अंदर से प्रॉफिट कमा रही है। हम नहाएंगे तो सोप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है। हम कुछ खाएंगे, हम कुछ घूमेंगे, फ्यूल यूज होगा। ठीक है, तो आज तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, वी आर जस्ट स्पेंडिंग। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, नीड के अंदर हो रही है या वांट के अंदर हो रही है। ठीक है, नाउ विल मूव अ स्टेप अहेड, जो हम आगे एक वीडियो में देखेंगे। पहले ही चीज होती है हमारा फोन, हमारा डेटा कनेक्शन। ब्रेकफास्ट के लिए कोई कैलोग्स कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, कोई किया की कार यूज कर रहा है, कोई hyundai की कार यूज कर रहा है, कोई होंडा की कार यूज कर रहा है, कोई एप्पल के मैकबुक में वर्क कर रहा है, कोई HP के लैपटॉप में काम कर रहा है। फेसबुक यूज कर रहा है, कोई लिंक्डइन यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। जैसे हम आज जूम के ऊपर मीट कर रहे हैं, आई लाइक टू से कि हम लोग, आई एम बेस्ड इन नवसारी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई पुणे से है, कोई बेंगलोर से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है। क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। हम लोग कभी फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कोई अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहा है, ये सब स्पेंडिंग कर रहे हैं। स्पेंडिंग करने से कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही है। कोई कोक ऑर्डर कर रहा है, कोई मैगडी खा रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई अमेजोन प्राइम का मेंबर है, उसके ऊपर कोई सीरीज देख रहा है, कोई हॉटस्टार के ऊपर कुछ ना कुछ IPL देख रहा है, कोई रिलैक्स होना चाहता है, बाय सम लिकर एंड ऑल, एंड देन पीसफुली सब कुछ करने के बाद उनको ठंडी हवा चाहिए। कोई वर्लपूल का AC यूज कर रहा है, कोई सैमसंग का AC यूज कर रहा है। तो इनफ ऑफ स्पेंडिंग, invest in international stocks or funds and start earning now. So the main concept is कि हम लोग अब तक स्पेंड कर रहे थे, now the time has come that we should invest. So जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं काफी सारे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो वो जब जो बातें करते हैं ना, आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए है, आपको पास 1 करोड़ के अंदर आपकी जो विशेष रहेगी ना, नीड वर्सेस वांट, वो नीड शायद रहेगी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ठीक है, वो नीड खत्म होने के बाद आपके पास जो रुपए बचते हैं ना, उससे आप और ज्यादा अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है 30,000 का, 50,000 का, आप एप्पल पे अपग्रेड हो सकते हो 1 लाख 1.5 लाख खर्च के। आपके पास नॉर्मल लैपटॉप है जिसको आप अपग्रेड करके मैकबुक एयर ले सकते हैं 1 लाख 1.5 लाख का। आपके पास एक 15 लाख की, 20 लाख की गाड़ी है, वहां से आप जैगुआर लैंड रोवर पे मूव हो सकते हो 70-80 लाख की। तो प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। वंस आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि भाई ये 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में मेरा काम हो जाने वाला है, बाकी के 70 लाख को मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके अंदर से आप अर्न कर पा रहे हो, तो वो अर्निंग आपको कभी भी फालतू खर्चा करने ही नहीं देगा। आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये रुपए मैं कहाँ लगाऊं। तो आप वो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के जगह पे आप उसी कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। यू विल इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स और दो कंपनी के साथ पार्टनर करेंगे, जहां से अपने को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कि वी डोंट हैव टू चेज वांट्स ईच एंड एवरी टाइम। हमारी जो नीड है सेटिस्फाई हो रही है, वहां से ग्रोथ हो रहा है, ये करके हम लोग और आगे बढ़ सकते। So now moving ahead to the asset allocation. Asset allocation, I'll launch a poll again. So मैं फिर से एक पोल लॉन्च कर रहा हूं।
for asset allocation, what is the first and the most important asset class? Asset class काफी सारी आएंगी जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं. कोई गोल्ड बोलेगा, कोई इक्विटी बोलेगा, कोई डेट बोलेगा. अभी लेटेस्ट सबके मन में क्वेश्चन चल रहा होता है क्रिप्टो करेंसी, कोई रियल एस्टेट बोलेगा. ठीक है, तो कौन सी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है? ठीक है, 25% ऑफ यू हैव वोटेड सो फार. हम लोग और 20-30 सेकेंड राह देखेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड. 55% ऑफ यू हैव वोटेड. I'll urge each of you to vote. आप सबको वोट करना है. वोटिंग से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. I'll be knowing कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से I'll move ahead. ठीक है, 60% voting has been done. We'll wait for 5 more seconds. 40% लोग और भी बाकी है. Come on. 70% have you voted? So we'll end the poll. I am sharing the results. So 55% of the people believe that equity is the most important asset class. So इसको हम ना recency bias कहते हैं. जो recently हो रहा होता है ना, यही अगर सवाल मैंने 1.5 साल पहले पूछा होता अप्रैल 2020 में, जब कोविड की वजह से मार्केट 40% डाउन था, तो सबका आंसर क्या होता? एनी गेसेस? गोल्ड 30,000 का सोना 55,000 हो गया था. राइट? सो ये रीसेंसी बायस है. अभी इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है, इसके लिए सबका आंसर ये आ रहा है कि भाई इक्विटी इक्विटी इक्विटी. लेकिन एसेट एलोकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फर्स्ट हाउस, रियल एस्टेट. यहाँ पे विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस. कोई मानेगा, जो नए मिलेनियल्स है ये मानते हैं कि भाई कार ओन करनी भी जरूरी नहीं है, घर ओन करना जरूरी नहीं है, हम रेंट पे रह सकते हैं, ऑफिस ओन करनी जरूरी नहीं है. विल आगे जब हम दूसरी स्टोरीज वगैरह देखेंगे वहां पे मैं ये पॉइंट फिर से उठाऊंगा और तब आपका पर्सपेक्टिव में चेंज करने की ट्राई भी करूंगा. यस, इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? एसेट एलोकेशन क्या है. सो एसेट एलोकेशन के अंदर अलग अलग एसेट क्लासेस आएंगे जो हमने देखे. डेट देखा, क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट. तो मेन चीज इसके अंदर ये है कि एसेट एलोकेशन के अंदर एक ही चीज है कि आपको मेजॉरिटी रुपए एक ही चीज में कभी भी नहीं लगाने हैं. हम लोग आज अगर इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए में से 50 रुपए 60 रुपए रियल एस्टेट में है, या 50-60 रुपए एफडी में पड़े हुए हैं, या 50-60-70 रुपए इक्विटी में पड़े हुए हैं, या फिर 80 रुपए गोल्ड में पड़े हुए हैं. ये कभी भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, एसेट एलोकेशन एक मिक्स होना चाहिए. थोड़ा रियल एस्टेट में है, थोड़ा एक फिक्स एसेट क्लास में है जहां पे अपने को फिक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं, थोड़ा एक एग्रेसिव एसेट क्लास में है जहां पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा लेकिन रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करके आ रहे हैं. थोड़ा सिल्वर में है, थोड़ा गोल्ड में है, जो कमोडिटीज बोलते हैं हम उसके अंदर है. ठीक है, सो एसेट एलोकेशन सिंपली मींस के वी विल हैव टू कीप अ मिक्स ऑफ ऑल. ठीक है, सो नाउ मैंने वीडियो में भी बताया था, इनविटेशन वीडियो में, क्या है शेयर 3M कंसेप्ट. मनी के लिए विल हैव टू कीप पॉजिटिव फीलिंग्स कि काफी सारे जन के फैमिलीज में, या ये चीज आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि सब पैसा क्या है, रुपए क्या है. पैसा सभी फसाद की जड़ है. अगर रुपए ही नहीं होते, अगर डॉलर ही नहीं होता, तो कोई ये सब वॉर के लिए नहीं जाता, कभी करेंसी वॉर नहीं होती, कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, कुछ नहीं होते. तो ये एक दिमाग के अंदर फीड किया जाता है जब हम छोटे हुए थे कि भाई सब पैसा क्या है, पैसा सब फसाद की जड़ है, उसके पीछे मत भागो. लेकिन वो पैसे को हम लोग कैसे देख रहे हैं, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी इज स्पिरिचुअल. मनी एक फिजिकल चीज है, ठीक है, लेकिन उसको कहाँ यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी कमाना, वेल्थ क्रिएशन करना, बाद में अल्टीमेट यूज उसका कहाँ हो रहा है ना, ये जितना जरूरी है ना उतना कुछ भी नहीं है. सो मनी एक स्पिरिचुअल चीज है. मनी बहुत अच्छी चीज है अगर उसका सही इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. सेकेंड M इज मैथमेटिक्स.
मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, कोई भी इकोनॉमी में, जैसे हम सालों से देखते आ रहे हैं कि एवरी ईयर हमारा एक बजट होता है पूरी इकोनॉमी का। वो इकोनॉमी के बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। वो बजट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, एग्रीकल्चर स्पेंडिंग, ये सब करते हैं। तो इकोनॉमी जब पूरा फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट करता है, तो वी एज अ इंडिविजुअल शुड हैव अ बजट फॉर आवर सेल्फ एज वेल। हमारे लिए भी फाइनेंस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग नहीं करनी है, लेकिन घर के अंदर कोई रिनोवेशन करना है, तो दैट इज वन टॉपिक कि भाई यहाँ पे मुझे कितना स्पेंड करना है। मेरे को एक कार लेनी है, तो दैट शुड बी अ बजट। मेरे को एक एसी खरीदना है, तो देयर शुड बी अ बजट, देयर शुड बी अ मैथ्स। एक भी चीज के लिए, कुछ भी चीज के लिए, सो मनी एंड मैथ्स दे गो हैंड इन हैंड। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ये कि आपको क्रिएटिविटी कैसे करनी है, और ये मेडिटेशन की ओर से स्पिरिचुअली वेर यू कैन यूज दिस मनी। ठीक है, द यूज ऑफ मनी में काफी सारी, ये यूज ऑफ मनी के ऊपर मैं काफी सारी बात करूंगा कि आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूजिंग फॉर सेल्फ इज जस्ट फिजिकल, मतलब मैं खुद मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, मेरे फैमिली के यूज कर रहा हूँ। एंड देन वी गो टू अनदर डायमेंशन, अनदर एस्पेक्ट कि भाई स्पिरिचुअली हम लोग किसी की सोसाइटी के लिए, हेल्प के लिए कर रहे हैं। हम लोग ने सोसाइटी में से ही कमाया है, वहां पे वापस यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 एम्स जहाँ पे हम लोग कैसे कमा रहे हैं, वो अच्छे सोर्स से आना चाहिए। हम लोग काफी बार देखते हैं कि भाई अनिल अंबानी ने भी सेम चीज किया था 10-15 साल पहले, जब दोनों भाई अलग हुए थे। दे बोथ हैव सेम वेल्थ। मुकेश आज मल्टी मिलियनर है, एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। और सेम एक ही फैमिली का दूसरा भाई है, जहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम रिचेस टू रैग्स, उल्टा हमको देखने मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, रुपए कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ से आ रही है वेल्थ सोर्स और कहाँ पे यूज हो रही है, ये चीज पूरी है। बजट होना चाहिए और वो वहां पे यूज होने चाहिए जहां से अच्छा ग्रोथ आए। वाओ, सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द सेशन, जहां पे अगेन आई विल शो यू वीडियो। ये वीडियो के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल लॉन्च करूंगा, एंड हम लोग ये वीडियोस A long time ago, there was a beautiful and intelligent princess named Chandralekha. Many suitors came to offer proposals of marriage to her. She always declined, saying, "My husband should be strong, courageous, and talented." One day, a prince named Virendra came to propose to Chandralekha. He said, "I can tell the fortune of people and have never been proven wrong." Chandralekha offered him a chamber in the palace to stay in while she made her decision. The next day, Prince Udayveer arrived, wanting to have her hand in marriage. "I have a chariot which can run on land as well as in the sky," said the prince, hoping to impress her. He too was offered a chamber in the palace to wait. The third day, Prince Dhananjay came to ask for Chandralekha's hand in marriage. He boasted, "I am an unparalleled warrior. No one can destroy me." Chandralekha asked him to wait while she chose between the three. The next morning, Chandralekha's mother was horrified to find her daughter was missing. Scared for her well-being, she called upon the three princes to help find the princess. Prince Virendra closed his eyes for a moment and then said, "As a fortune teller, I can see that the princess has been kidnapped by a giant who wants to marry her." Next, Prince Udayveer said, "My chariot is the fastest. We can rush to save the princess." With that, the three princes rode off in the chariot.
upon reaching the giant's lair, Prince Dhananjay took out his sword, fought the giant bravely, and won. Chandralekha was returned safely to her mother, and the kingdom was at peace. So, tell me, King Vikramaditya, Said Betal. who should the princess choose as her groom? तो यहाँ पे विक्रम बेताल की ये स्टोरी है, जहाँ पे बेताल विक्रम को ये स्टोरी सुनाता है और हर बार स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। लेकिन स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि किंग विक्रमादित्य हमेशा टेम्प्ट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ आंसर वो देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां पे मैं अगेन एक पोल लॉन्च करूंगा और आई विल इनवाइट यू ऑल कि आपको आंसर देना है यहाँ पे कि प्रिंसेस जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही नॉलेजेबल थी, उनको ये तीन में से किसके साथ शादी करनी चाहिए। ठीक है, विक्रम बेताल की ये स्टोरी है, आप में से काफी सारे लोग ये स्टोरी का आंसर जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी किससे ये उसको शादी करनी चाहिए। ठीक है, द वॉरियर से, इंजीनियर से या द फॉर्चून टेलर से। ये यहाँ पे सोचना आपको ऐसे है कि किंग विक्रमादित्य इसके अंदर क्या आंसर देते, वो आपको सोच के ये करना है। ठीक है, द वॉरियर, इंजीनियर या फॉर्चून टेलर। यहाँ पे सबके लिए एक चीज है, अगर फॉर्चून टेलर देख नहीं पाता कि वो कहाँ है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई वो जाएंगे कहाँ जाए। उसके बाद में इंजीनियर है जिसने वो चैरियट बनाया है, चैरियट के हिसाब से अगर वो वहां पहुंच नहीं पाते तो फिर वो लोग वो कुछ कर ही नहीं पाते। और देन द वॉरियर कि भाई वहां देख भी लिया कहाँ जाना है, पहुंच भी गए जहां पहुंचना है, लेकिन बाद में अगर वो वॉरियर को उसको जो राक्षस है उसको अगर मार नहीं पाते, अगर वॉरियर उसको मार नहीं पाता तो क्या होता। ठीक है, सो आई अर्ज यू ऑल टू वोट। वी हैव रिसीव्ड 40% वोट सो फार। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोलिंग जा रहा है, यहाँ पे अभी भी किसी को मेजोरिटी नहीं मिली हुई है, सब एक साथ जा रहे हैं। सो ये जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है। अराउंड 60% ऑफ यू हैव वोटेड सो फार, एवरेज 70% वोटिंग आ रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई वुड अर्ज के सबका वोट आए इस बार। कम ऑन, ఎలా దిగుతావా అన్నది వీడియో స్టార్ట్ चलो जो मैसेज so again around 75% of you have voted and I am sharing the results. So result के हिसाब से most of you believe that 42% फॉर्चून टेलर जो था, जो जिसने देखा कि भाई वो राक्षस कहाँ पे है या रानी को कहाँ पे लेके गए हैं, तो वो है 33% बिलीव के वॉरियर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और 25% ऑफ यू बिलीव कि अगर इंजीनियर ना होता तो वो लोग वहां पे जा ही नहीं पाते। ठीक है, तो विल कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग कि एक्चुअली किंग विक्रमादित्य के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग was हम लोग एंशंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुराने भारत की बात कर रहे हैं। वहां पे एक शूरवीर जो है, जो वीरता जो है, जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसकी वजह से 33% ऑफ यू जो इन्होंने वोट किया कि द वॉरियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोटेक्शन जो देता है, राजा कैसा होना चाहिए, जो प्रजा को बचा के रखे। प्रजा उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रजा का प्रोटेक्शन। सो विल कम टू द पॉइंट कि भाई हमको एसेट एलोकेशन के साथ ये कैसे जोड़ना है। तो हमारी वेल्थ का प्रोटेक्शन जो हमको सबसे ज्यादा दे पाएगा, उसके लिए हमको किंग विक्रमादित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से द वॉरियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने प्रोटेक्शन किया।
फॉर्चून टेलर ने देख भी लिया हम लोग कहाँ जाएंगे, वो रानी कहाँ पे है, चैरियट से वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां पे जाके अगर ये वॉरियर ने उस राक्षस का खात्मा नहीं किया होता, उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया होता, तो वो राक्षस तो बहुत बड़ा था, मायावीर राक्षस था, ये सबको मार सकता था। तो द मेन पॉइंट इज कि वहां पहुंचना जरूरी नहीं था, वहां वो देखना जरूरी नहीं था, लेकिन वहां पे जाके ये प्रोटेक्शन देना और रानी को बचा के वापस लाना ये महत्वपूर्ण था। इसके लिए विक्रमादित्य जी ने ये जवाब दिया था कि वॉरियर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहा था। और राजा की जो मेन होती है, जैसे उसका किला रहता है फोर्ट्रेस उसको बोलते हैं, कि वो जो प्रोटेक्शन देता है वो बहुत ही बड़ी चीज है। तो एसेट एलोकेशन जो है उसका मेन पॉइंट ये है कि आपका वेल्थ का प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कहां पे ज्यादा मिल रहा है। इन्फ्लेशन का तकरीबन 6% है, रियल एस्टेट 2-4% का रिटर्न देता है, गोल्ड 4-6% का रिटर्न देता है, फिक्स डिपॉजिट 5% के अराउंड रिटर्न देता है, इक्विटी एज एसेट क्लास 15% 18% काइंड ऑफ रिटर्न देता है। तो ये नहीं है कि भाई इक्विटी बेस्ट रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर तो सब रुपए इसके अंदर ही डाल दो। ठीक है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि इक्विटी बेस्ट रिटर्न दे रहा है तो सभी रुपए आपने एक ही एसेट क्लास में डाल दिए। आपका वेल्थ प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है? गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, जब भी इक्विटी नहीं परफॉर्म करता है, जब भी इक्विटी टूटती है, तब गोल्ड अपने को कुशन देता है। फिक्स डिपॉजिट्स या लिक्विडिटी जब अपने को चाहिए होती है, और जब ये एसेट क्लासेस इक्विटी का परफॉर्मेंस नहीं आता है, तब अपने को भाई फिक्स एसेट दे पाए ऐसा रिटर्न देने वाली चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है कि एसेट एलोकेशन से क्या होने वाला है। अगर कोई हाई रिस्क वाला बंदा है तो खाली इक्विटी में जाएगा तो रिटर्न्स ऐसे आएंगे, विप्सॉज आएंगे। मतलब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगाए, 1.25 करोड़ हो गए, यहाँ 80 लाख हो गए, फिर से 1 करोड़ 30 लाख हुए, फिर से यहाँ पे 90 लाख हो गए, फिर से यहाँ पे 1 करोड़ रुपए हुए, वहां यहाँ से फिर से 70 लाख हो गए, यहाँ से फिर से 1.5 करोड़ रुपए हो गए, यहाँ फिर से 70 लाख रुपए हो गए, यहाँ फिर से 2 करोड़ 2.25 करोड़ हुए, यहाँ से फिर से 1 करोड़ आ गया, यहाँ से फिर से 3 करोड़ रुपए हो गए, यहाँ से फिर से घट गया। तो इक्विटी एसेट क्लास के अंदर खाली बाय एंड होल्ड रखेंगे तो भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे हमको। एसेट एलोकेशन मतलब क्या है? एक एसेट एलोकेशन एक एसेट क्लास का एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके एक एसेट क्लास के अंदर जाना चाहिए जहां पे रिटर्न्स बहुत अच्छे पास्ट में नहीं आए हुए। मीडियम रिस्क वाला जो एसेट एलोकेशन किया हुआ है, यहाँ पे रिस्क कम हो रहा है, यहाँ पे विप्सॉस कम हो रहे हैं। अगर केवल डेट, भाई मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, तो वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेट के अंदर रिस्क तो सबसे कम है लेकिन रिटर्न्स भी सबसे कम आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एज बेस्ड एसेट एलोकेशन है। एज बेस्ड एसेट एलोकेशन मतलब अगर कोई यहाँ पे यंगस्टर्स है जो 20s में है, उनको मैक्सिमम एसेट एलोकेशन इक्विटी के साथ रख सकते हैं, डेट के अंदर थोड़ा कम जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 30 इयर्स का बंदा है जहाँ पे 60% इक्विटी, 40 इयर्स वाले 50% इक्विटी, एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती इक्विटी एलोकेशन हम कम करते जाते हैं। एंड देन कम्स डेट, जैसे जैसे एसेट एज बढ़ती जाती है डेट का एलोकेशन हम बढ़ाते जाते हैं। सो नाउ हम लोग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, जो एसेट एलोकेशन का जो गेम है हमारा। ठीक है, हम गेम के ऊपर आ रहे हैं। शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। सो ये गेम स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये गेम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक 4 वॉलंटियर्स। मुझे 4 वॉलंटियर्स चाहिए। वो 4 वॉलंटियर्स हम लोग के लिए आज आइडल रहेंगे, मतलब 4 टीम के कप्तान जैसे रहते वैसे रहेंगे। वो 4 लोग आज प्रैक्टिकली ये गेम खेलेंगे, और प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीवन विल हैव 10 लाख रुपीज ऑफ वर्चुअल रुपीज, 10 लाख रुपीज। यहाँ पे हम 10 राउंड्स खेलेंगे।
हर एक राउंड में आपको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे वर्चुअल मनी, जो हम अलग अलग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और वो एसेट एलोकेशन जो डेटा रहेगा दैट विल बी एक्चुअल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एसेट एलोकेशन गेम के अंदर हम लोग ने 4 मेजर एसेट क्लास कवर किए हैं। एक डोमेस्टिक इक्विटी है, एक इंटरनेशनल इक्विटी है, एक गोल्ड है और एक डेट है। ये 4 एसेट क्लासेस जो है, ये 4 एसेट क्लासेस के अंदर हमको ये खेलना है कि हमको ये 10 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं वर्चुअल 10 लाख, वो हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं एज अ इन्वेस्टर, कहाँ हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो 4 वॉलंटियर्स चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड या अनम्यूट योरसेल्फ। I can be volunteer. ओके, सो कैन यू जस्ट नेम योरसेल्फ? यहाँ पे आपका नेम नहीं है। व्हाट्स योर नेम? What's your name? Pradeep. Yes. Okay. So Pradeep is the first volunteer for us. I need 3 more. I'll go for it. Viresh. Amog Bansur. Yeah. Okay, Amod. Just a second. I'll note down the names. I can be a volunteer too. Just a second. Yes. First is Pradeep. Second is Amog. Amog. AMOGH. Third is Guru Datta. Fourth one, please. Bridge. BRIJ. Bridge. Okay, Bridge. So I'm sharing my screen again. So we have 4 volunteers with us: Pradeep, Amog, Gurudatta, and Bridge. You guys will have to tell me an asset allocation. हम लोग asset allocation 3 साल में करेंगे. We'll play 10 rounds each. हर एक राउंड में आपको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप जब एक एसेट एलोकेशन चूज कर रहे हैं, वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 साल के बाद 30 लाख इन्वेस्ट हो गए, 30 लाख का करंट वैल्यू 35 है, 40 है, 50 है। उसके बाद में इफ यू वांट टू चेंज द एसेट एलोकेशन, यू विल गेट अ चांस ऑन द 4th राउंड। ठीक है, वैसे हम 3 साल के बाद फिर से चेंज करेंगे। एवरी 3 इयर्स हम लोग एसेट एलोकेट करेंगे। सो प्रदीप। Yes, yes. टर्न बाय टर्न, प्रदीप, अमोक, गुरुदत्ता, ब्रिज, आप बताएंगे आपको एसेट एलोकेशन क्या रखना है। ये फिगर्स है आपके स्क्रीन के सामने। निफ्टी 1843 था, गोल्ड 5800 रुपए का भाव था, मतलब पर ग्राम 582, 10 ग्राम्स का 5820 रुपए का तकरीबन भाव। और इंटरनेशनल इक्विटी में हम लोग ने नेस्डैक के फिगर्स लिए हैं, जो तकरीबन 1500 पॉइंट के ऊपर था। सो आपके 10 लाख आज अगर आपको इन्वेस्ट करने होते और ये लेवल पे मार्केट्स होते, तो आप किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करते? विल स्टार्ट विद प्रदीप। प्रदीप, आप बताइए। मैं इक्विटी में आई वुड हैव इन्वेस्टेड माय मनी इन इक्विटी। ओके, कितना परसेंट इन डेट, कितना परसेंट इन इक्विटी, कितना परसेंट इन गोल्ड एंड इंटरनेशनल इक्विटी? No, I would say my 75% would be equity. Okay, so domestic में 75%. Domestic. Okay. And rest 25. मेरा जो रेस्ट 25 अगर आता है तो 75 प्लस 10 मैं करता इक्विटी में। इंटरनेशनल इक्विटी में 10, मतलब 85 हो गए। 85 हो गए मेरे। इसके बाद मैं अपना मेरा बचा 15 डिवाइड बाई 2, मैं 7.5 डेट गोल्ड में करता हूँ। शायद पॉइंट में नहीं लेगा, तो 5% डेट 10% गोल्ड रखूं? हाँ, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 5% डेट 10% गोल्ड। अमोक जी, आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? 40 in equity. Okay. And 20 each in other 3. Okay. So debt 20, gold 20, international equity 20. That makes it 60 plus 40, 100. गुरुदत्ता, आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? So gold is 5,000, I think almost 6,000 per gram, right? So that is the rate. Yes. Okay. So I will invest less in gold, so maybe 10% in gold. Okay.
Nifty is 1843. So I will invest maybe 20% in equity, domestic equity. Okay. That makes us 30. Yeah. Then 30% in international market. Okay. 30% into international equity. That makes it 60. Yeah, rest in debt. Okay. 40% in debt. Bridge. I'll go 10 in debt, 10 in debt. Okay. 10 in gold, 10 in gold. That makes and us the 20. rest 40 each on international equity in the normal. Okay, great. Okay. So, अब जो डेटा आएगा, you are seeing the date in the bottom right in the screen, जहाँ पे 00 है. Once I click invest, ये एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपके 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे ये एसेट क्लास के अंदर. और ये जो निफ्टी का लेवल है, ये जो लेवल्स है, उसके 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल के बाद क्या रिटर्न्स ये एसेट क्लास ने दिए, यहाँ पे नीचे हमको दिखाएंगे. और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो राइट साइड के अंदर टीम का टोटल है वहां पे दिखेगा. ठीक है. सो इन्वेस्ट. सो दिस डेट इज 29th of January 2004. 1 साल के बाद नेस्डेक ने 9% रिटर्न दिया था, निफ्टी ने तकरीबन 9%, गोल्ड वाज 2% एंड डेट वाज 6%. सो प्रदीप के 10 लाख का हो रहा है 10,80,000. अमोघ मतलब प्रदीप का अगर एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इट वाज द मोस्ट एग्रेसिव, उसका हो रहा है 10,80,000. अमोघ का देखेंगे तो डेट वाज मिक्स ऑफ ऑल, तो उसका 10,68,000 हो रहा है. गुरुदत्ता kind of mix of all 10,69,000 and Bridge also tented towards equity, उसका हो रहा है 10,77,000. So एक ऐसा साल है जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स कोई भी एसेट क्लास ने नहीं दिया है. अप्रोक्सीमेटली 8% के 7% 8% के एवरेज रिटर्न सबको मिला है. We'll go with the next round. We'll keep the same asset allocation for 3 years. ठीक है. This is the second year. आप सबको 10-10 लाख वापस दिए गए हैं और हम फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं. तब निफ्टी था 5,600, गोल्ड था 27-28,000 के रेट पे, नेस्डेक वाज 2,700 के करीब. एंड फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं. वाओ. दिस इज 2013. जस्ट अ सेकेंड. सर आपके स्क्रीन के ऊपर ये ब्लैक क्यों आ रहा है? ये हटाएं ना थोड़ा ऊपर. ब्लैक there could be a problem at your end, I think. Sir, it's visible for me also. I mean, that header is not. Whenever you are clicking on screen, it's black spot is coming. A black spot is coming, sir. कहाँ पे? Top screen पे? Yeah, top पे. हाँ जी. जो कर्सर है आपका, जो ऊपर कर्सर है. So that's a bar जो screen sharing के अंदर आएगा. Just a second. I'll just share only asset allocation. तब शायद नहीं आएगा. अभी भी आ रहा है, बाहर आ रहा है. तो शायद वो तो Zoom के वजह से रहेगा ही. साइड में एक और भी ऐड हो गया अब तो. हाँ नहीं, वो हट गया. Okay. So this is second round 2013 जहां पे इंटरनेशनल इक्विटी ने 35% रिटर्न्स दिया है, निफ्टी इन डोमेस्टिक ने 10% रिटर्न दिया है, गोल्ड इज रिटर्न गिवन नेगेटिव रिटर्न और डेट का 6% रिटर्न है. सो एट द एंड ऑफ राउंड 2 प्रदीप का 20 लाख का 23 लाख 23 लाख रुपीज है, अमोघ का 23 लाख रुपीज है, गुरुदत्ता 23.68 and Bridge is topping the round with 24,56,000. Okay. Round 3, we are going to keep the same asset allocation. Nifty is 5,900, gold is 29,000, Nasdaq is at the same level 2,600. यहाँ पे 1 साल के बाद क्या आ रहा है? 2012. International equity gave a whooping return of 48%. निफ्टी का फ्लैट रिटर्न था 7% प्लस, गोल्ड वाज 18% नेगेटिव,
right? And debt was 6% plus. These are, mind you guys, these are actual data. हाँ, ये actual data है, और वहां पे हम लोग जब invest कर रहे हैं, at the end of third round, tremendous. Bridge is topping the round with 62 lakh rupees. Second is Guru Datta with 57 lakh rupees. Third is Amog with 50 lakh rupees, and Pradeep at 49 lakh rupees. So at the end of 3 years, हमने बताया था कि if someone wants to change any allocation, then we can change it. So do you, Pradeep, Amog, Guru Datta, Bridge, आप में से किसी को भी asset allocation में कोई भी percentage change करने हैं? I will move 10% debt to domestic equity. So 30% equity. Pradeep, is it Pradeep? No, Guru Dutt. Yeah. It's Guru. Guru Datta. Okay. So debt you will be going 30%. Yeah. Equity 30%. Okay. I will move 5% from gold to international equity. Okay. Pradeep, are you going to change anything? Yes. जो मेरा you can make my debt 10%, gold 5%. Okay. So rest you are going to keep it same, 75, 80, 100. Yeah. Okay. Because I'm a bit aggressive. Amog? Yeah, I will move 5% from debt and gold to equity and international equity. Okay. So is it perfect? Yeah. 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Bridge? Yeah. I'll just minus 5 from debt and gold and add 5 for equity and international. Okay. Minus 5. Okay. Okay. So is it fine? Yeah, Good thanks. to go? Yeah. Yes. Okay. Okay, so Nifty is at 10,000, gold around same levels at 26,000 kind of levels, Nasdaq at 5,900 levels, and we'll invest. Okay, this is 2017. International equity has given 30% kind of returns, Nifty 13, gold 3, and debt 6. And we'll invest at the end of round 4. Bridge is still at the top at 1 crore 15 lakhs. Guru Datta at 1 crore 2 lakhs. Amog third position at 91 lakhs. And Pradeep at 88 lakhs. I hope all of you are getting engaged and all of you are finding it interesting. Yes. Next so why round. why didn't you include Sensex? Why Nifty? Okay, so Sensex and Nifty both go hand in hand. We have each and every minute data of Nifty, and as an analyst point of view, we kind of study Nifty more rather than Sensex. That's why. So asset allocation के लिए आप कोई भी index देखेंगे, that would be sufficient. So round 4, Nifty at 11,300, gold at 27,000 kind of levels, Nasdaq at 7,600 levels. We are investing again. So more or less portfolio में ज्यादा change नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इक्विटी ने ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिए हैं. गोल्ड के अंदर 17% का जंप था, तो अमोग पोर्टफोलियो हैज डन वेल क्योंकि उसका गोल्ड के अंदर थोड़ा एलोकेशन ज्यादा था और बाकी का नॉर्मल है. सो एट द राउंड एंड ऑफ राउंड 4, Bridge is again at the top of at 1.28, Guru Datta at 1.16, Amog at 1.05, and Pradeep at 99. राउंड 5, निफ्टी 3000 का लेवल, गोल्ड 15,000 तकरीबन का लेवल, नेस्डेक 1200 तकरीबन का लेवल. 2009 Nasdaq gave 60% of bumper return, Nifty 75% return,
gold 8% and debt 6%. यहाँ पे गेम चेंजर राउंड साबित हो सकता था ये, और अमोक का पोर्टफोलियो जो अब तक बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, he has jumped from 4th to 3rd spot. Bridge at 2.23 at number 1, Gurudatta still at number 2 at 1.83, Pradeep at 1.78 4th से 3rd पे आए हैं, और अमोघ 1.73 from 3rd to 4th spot. So we have completed 6 rounds. Does any one of you want to change any asset allocation? Yes, I want to change. I want to change my 25% to international equity. Ab equity, you can make 50%. Okay. And It's the Pradeep, balance- right? Yes, yes. Okay. And you can shift it to international equity. The 20 Okay. So 50, 55, 65, 35. Yes. That's fine. Yes, yes. Okay. Anyone else? Yes, Yeah, Guru. Yeah, go ahead. Yeah, Amok, I want to move 10% from debt to international. Okay. So that will be 5 and international will be 35. Okay. Yeah. Guru? Yeah, I would like to move 15% from debt to international equity. Okay. 15% And from debt to yeah, so basically you can make debt as 10%, and move 5%. Yeah, move 5% to domestic. okay. So 10, 35, 550. Hmm. Okay. Bridge, any change? No, no change. Okay, great. So we'll play again. Round 7, 8, 9 is coming up. So Nifty was around 2000 levels, gold at 6000 levels, and Nasdaq at 1600 levels. We'll invest and go ahead. So after 5 rounds हम लोग ये देख रहे हैं, after 6-7 rounds, कि कभी भी एक ही एसेट क्लास ने बहुत बढ़िया रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं दिया है. कभी इंटरनेशनल इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है, कभी डोमेस्टिक बहुत अच्छा कर रहा है, कभी गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है. इस राउंड के अंदर वी आर सीइंग गोल्ड हैज गिवन 22% रिटर्न्स, इन डोमेस्टिक हैज गिवन 36% रिटर्न्स. ठीक है, दिस इज द डेटा ऑफ 2004. और आफ्टर 7th राउंड 70 लाख के इन्वेस्टमेंट का 2,76 लाख के साथ ब्रिज इज टॉपिंग अप. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्पॉट के अंदर बहुत ही कश्मकश है. प्रदीप हैज कम टू द 2.2. Yes, Pradeep has come to the second spot with 22.74. Gurudatta at number 3 at 22.36, and Amog at 4th spot with 22.18. We'll play another round, round 8. $8,000 kind of Nifty levels, 25,000, 24,000 kind of gold, 4,300 Nasdaq. Investing. So bridge is again top at 3 crore 13 lakhs. Second spot goes to Pradeep at 25.86. Gurudatta at third spot with 25.55, and Amog at 25.47. So round 9 coming up. It's 8,000 kind of Nifty levels, 26,200 kind of gold, 4,500 kind of Nasdaq, and we're investing it again. Again, international equity and domestic equity has done well. It's the data of 2016. Bridge is topping up with 3.9. Guru has moved to second spot with 3.2. Pradeep at 3 and Amog at 4. So we have completed 9 rounds. 9 साल खत्म हुए हमारे इन्वेस्टमेंट को. तकरीबन 90 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 3x से ज्यादा.
4x in case of bridge. We are going to play the last round. हम लोग ने अब तक कैसे किया है, every 3 साल के बाद asset को reallocate किया है. So anyone if you want to change the asset allocation for the last round? You want to move gold 5% to equity. It's Pradeep. No, this Viresh. I mean Amog. Amog. So gold you want to make it 10 and move the 5% to domestic equity. Yeah. Okay. Anyone else? Yeah, move 5% from debt to equity, Sagar. Domestic Okay. equity. 5 to 40. Okay. 35 to 40. Done. Anyone Nothing else? for me. Bridge. Nothing for me. Okay. So last round coming up. $9,500 Nifty levels, gold at 25,000 kind of levels, Nasdaq at 5,600 kind of levels. We're investing. It's 2017. Where international equity gave 25%, Nifty 11%, gold at 7%, and we are saying that Bridge has consistently outbeaten all. His 1 crore net of investment has grown to 4.6x at 4 crore 67 lakh rupees. Second spot goes to Gurudatta at 3.88x. Amok and Pradeep. Pradeep goes to third spot, 3.8, and Amok goes to 3.7. You all were lucky that we didn't witness any crash in this 10 years. Else, the main point of this game was understanding the hit when we get it. मतलब जब भी मार्केट करेक्ट होते हैं, जब भी मार्केट कुछ क्रैश होता है, तब अगर हमारा जो दाव हमने खेला है वो अगर नहीं सही से जाता है तो जो विप्सॉज आते हैं that are very harmful. इसके लिए हमको एसेट एलोकेशन करना चाहिए. So you say my 10 lakhs has turned to 3 crores 80 lakhs in 10 years. Yes. What is the compounding return? I'll have to calculate that. Okay. I'll try to include it in the game next time if I can. Okay. So I'll share the screenshot soon. Still, the presentation is not over. We'll continue with the presentation. Last few minutes to go. So the main point is, हम लोग ने यहाँ पे 10 साल दिए 4 अलग अलग एसेट क्लासेस को. ये 4 अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर हम लोग ने ये सीखा कि 10 साल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग 10 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहे और हर साल हम लोग ने कुछ ना कुछ कैपिटल ऐड करते गए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है. कंपाउंडिंग के फॉर्मूला के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, दैट्स द टी, द टाइम यू गिव, टाइम इन द मार्केट. हम लोग इन्वेस्ट करके कितना टाइम दे रहे हैं वो बहुत 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 जरूरी है. एंड वी कीप एडिंग सम मनी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. हम लोग को जब भी हमारे वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ सोर्स से कुछ रुपए आ रहे हैं, हम लोग ने ये सब एसेट क्लास के अंदर थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट्स द मेन लर्निंग फ्रॉम दिस. दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड. रॉबर्ट कियोसाकी's कैश फ्लो क्वाड्रेंट. हम लोग कोई भी एक स्टेज में अभी हो सकते हैं, बट द एंड फॉर अस शुड बी, वी शुड बी इन इन्वेस्टर. ठीक है, आज हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हो सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम लोग किसी को हायर करें. हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हम किसी को 1 जन 2 जन 5 जन को जॉब दे और हम हमारे वर्किंग हैंड्स बढ़ाए. नेक्स्ट स्टेप शुड बी हम बिजनेस ओनर बने, हमारा खुद का एक सिस्टम डेवलप करे, प्रोडक्ट डेवलप करे, सर्विसेज डेवलप करे और हम उस बिजनेस को नया स्केल पे लेके जाए. एंड देन कम्स टू बी एन इन्वेस्टर. हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और हम किसी और बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी और कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं, हम किसी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे हमारे पैसे, हमारे रुपए भी हमारे जैसा मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसा काम कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्टेज ऑफ लाइफ है
जहां से एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर बनने की जो जर्नी है ये रातों रात नहीं होने वाली है, बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि एंड रिजल्ट इज एन इन्वेस्टर। जो वॉरेन बफे जिस तरह से कमा रहे हैं, जेफ बेजोस जिस तरीके से कमा रहे हैं, उस तरह से लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के जैसे वी विल हैव टू मेक आवर मनी वर्क फॉर अस। ठीक है, these are SIP returns and combinations. So asset allocations जो हम लोग ने किया उसका मेन पॉइंट क्या है, क्यों करना चाहिए? यू नीड पीस ऑफ माइंड, हमको रिलैक्स होना चाहिए। कोई भी एसेट एलोकेशन, ये 10 साल का हम लोग ने आज जो गेम खेला वो रैंडम है, ठीक है, कभी 2004 का डेटा था, कभी 2017 का डेटा था, लेकिन अगर ये कंटिन्यू डेटा रहता तो हम देखते हैं कि हर 3 साल 5 साल के अंदर एक बड़ा फॉल आता है। और तब अगर ब्रिज के जैसा स्टैग्नेंट एलोकेशन रखा हुआ है और बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हम लोग इक्विटी के तरफ है, तो हो सकता है कि हमारी जो अर्निंग्स है उसके अंदर डेंट भी बहुत बड़ा पड़ जाता है, वी काइंड ऑफ लॉस बहुत लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पीस ऑफ माइंड के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे यूल फील के नहीं यार बराबर है, अलग अलग एसेट क्लासेस, और हर 3 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर हमको रीबैलेंसिंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2002 के अंदर इक्विटी में अंडर परफॉर्मेंस था, यहाँ पे कोई भी एसेट क्लास ने, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने 100% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 2001 में तो 15% नेगेटिव और डेट में 25%, हाँ डेट में 25% पॉजिटिव रिटर्न था। अगर यही 2001 में अगर किसी ने 80-20 का इन्वेस्टमेंट किया, 80% इनटू डेट 20% इनटू इक्विटी, तो उसका रिटर्न 7% ही नेगेटिव था। वही अगर 50-50% रखा होता तो उसका पोर्टफोलियो 5% प्लस था। ठीक है, 5 साल बाद हम देख रहे हैं 2005 में जब 40% का निफ्टी का रिटर्न है, इक्विटी का, डेट का 6%, तो एसेट एलोकेशन किसी ने 80% इक्विटी 20% डेट रखा है, तो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है अराउंड 35%। यहाँ पे जब 2008 का क्रैश आ रहा है तो 50% इक्विटी माइनस जा रहा है। sorry to interrupt you, I cannot see this black bar is disturbing us sir, ये black bar आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। So black bar is at the top of the screen and actually I can't do anything about it. Just a second. One session, can you click on that arrow, toolbar arrow there, which is just bottom at the bottom of the bar, that black bar basically. Yeah. There is one small arrow. If you can click that, it will go up, I think. Okay, so it has come down. Okay. Yeah, now it's now we can see. Yeah. वो नीचे भी आ गया, नीचे आ गया अभी। हाँ, yes. नहीं दिख रहा। अब इसको साइड में लेके जाएं, थोड़ा साइड में लेके जाएं। I don't know how to bring it at the side here. Floating meeting. Okay, that's fine. No, it is not fine. It is removed. Yeah, it's okay now. चलो ठीक है, it's better. Now it's gone. It's gone now. Yeah, it's gone now. Right? Yeah, now it's gone. Okay, so 2008 जैसा जब साल आ रहा है जहां पे 50% मार्केट टूट गए हैं, 2011 जैसा साल आ रहा है जहां पे मार्केट्स 24% जितने टूट गए हैं, तो तब जाके हम लोग को एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ये जो चार्ट है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एसेट एलोकेशन 2 ही एसेट क्लास के अंदर डिवाइडेड है, डोमेस्टिक इक्विटी एंड डोमेस्टिक डेट। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर अगर कोई 50-50 में एसेट लेके बैठा हुआ है तो देन ही विल बी सेइंग भाई यार बहुत अच्छा हो गया, 50% ही इक्विटी में था, मेरे पास 50% कैश पड़ा हुआ है जहां पे मैं 6% 7% कमा रहा हूं। ठीक है, और वही रुपए, वो जो रुपए बढ़े हैं वहां से मैं एक इक्विटी जो बहुत अच्छा एसेट क्लास है जहां पे ऐसे क्रैश जब भी आते हैं वहां पे हम लोग को एंटर होना चाहिए, तब मेरे पास कुछ रुपए हाथ में है और वो रुपए उसके अंदर मैं डाल रहा हूं। ठीक है, सो डेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेट कम रिटर्न देती है लेकिन डेट शुड डोंट बी इग्नोर्ड, क्योंकि वो आइडल रुपए है ना, वही काम लगते हैं जब मार्केट्स टूटती है। मार्केट का नेचर है, वो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, तो जब भी वो नीचे आ रहा है मार्केट, तब हमको ये आइडल रुपए डेट से निकाल के या फिर गोल्ड से निकाल के
एक क्रैश हुई है जो एसेट क्लास उसके अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं मार्केट में क्रैश जब भी आता है ना, हम लोग सब इन्वेस्टेड होते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं और मार्केट बढ़ जाती है, तब हमारे पास पैसे आते हैं, ठीक है। सो इसके लिए डेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक टॉर्टोइज है, वो टर्टल है, उसको थोड़े रुपए देने चाहिए कि ऐसे टाइम के ऊपर वो रुपए निकाल के हम लोग उस एसेट क्लास में जो बहुत ही लुक्रेटिव प्राइसिंग पे मिल रहा है वहां पे हम जा सके। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एसेट एलोकेशन। इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जो कोई स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से एसेट्स जैसे जैसे बढ़ती है, जो कम गिरी हुई एसेट्स है, जो टूटी हुई एसेट्स है, उसके अंदर हम लोग आते हैं। कांस्टेंट वेइंग एसेट एलोकेशन, जो ब्रिज ने किया था वो कांस्टेंट वेइंग एसेट एलोकेशन बोल सकते हैं कि 45% डोमेस्टिक 45% इंटरनेशनल में रख के वो शांति से बैठ गया था, ठीक है, वो कांस्टेंट वेइंग है। उसके अंदर कैसे करेंगे वो कि फॉर एग्जांपल उसके 1 करोड़ रुपए के एक ही साल के अंदर 1 करोड़ 90 लाख हो रहे हैं, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वो 5% डेट, पूरे पोर्टफोलियो का 5% डेट होना चाहिए, तब उसका ऐसा हो जाएगा 45% इक्विटी वुड हैव राइज टू 60% ऑफ इक्विटी। तो 15% का प्रॉफिट बुक किया और डेट के अंदर और गोल्ड के अंदर उसको मूव कर दिया। वो कांस्टेंट वेइंग है, मतलब इक्विटी में मुझे 1 साल के बाद 45% ही रखना है, 45 का 60 हो गया, 15% प्रॉफिट निकाल के जो एसेट क्लास ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है वो उसको हम उसके अंदर डाल देंगे। डायनेमिक एसेट एलोकेशन, काफी सुनने में आता है ये, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में फंड भी अवेलेबल है जो डायनेमिकली अपने एसेट्स मैनेज करते रहते हैं। यही ऐसे फंड्स है जो लास्ट साल के क्रैश के अंदर सबसे कम टूटे थे और बाद में उन्होंने एसेट एलोकेशन, मतलब वो दे वर 30-35% इनटू इक्विटी बिफोर द फॉल। जब मार्केट गिरे, किसी को पता नहीं था कोविड आने वाला है, किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये फंड्स थे 30-35% इन इक्विटी एंड रेस्ट इनटू आर्बिट्राज और डेट। तो तब जैसे क्रैश आता गया वैसे 5%, 10%, 15% एलोकेशन बढ़ाते बढ़ाते 30% से 75-80% तक इक्विटी में चले गए थे, और देन मार्केट राइज होना शुरू हुआ और देन दे अगेन बुक प्रॉफिट्स। करंटली डायनेमिक एसेट एलोकेशन आर समवेयर अराउंड 45-50% ऑफ इक्विटी, ठीक है। दूसरे भी काफी सारे हैं, लेकिन आई विल नॉट टेक मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग दोज। And just a second, I'll launch a poll. नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाट विल बी योर एसेट एलोकेशन, ठीक है। हम लोग ने जिस हिसाब से देखा, डेट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज डोमेस्टिक इक्विटी, थर्ड इज गोल्ड एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल इक्विटी, ठीक है। सो कोई स्टेगनेंट रहेगा 25-25-25-25, 10% डेट, 40% इक्विटी, 40% गोल्ड एंड 10% इन इंटरनेशनल। कैसे करना चाहेंगे वो आप जरा बताएंगे। फर्स्ट इज डेब्ट, राइट? फर्स्ट डेब्ट, इक्विटी, गोल्ड एंड इंटरनेशनल। जैसे गेम खेली वैसे ही सेम, डेट, इक्विटी, गोल्ड, इंटरनेशनल। So 50% of you have voted so far. Ending the poll in next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ending the poll and sharing the results. So 37% ऑफ यू बिलीव कि भाई कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए, 25-25% सब जगह पे लगा के सो जाओ। जो एसेट ये फिक्स एसेट एलोकेशन रखो, 25 का 30 हो रहा है, 35 हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके फिर से जो एसेट क्लास ने नहीं परफॉर्मेंस किया वहां पे डाल दो। रेस्ट ऑफ यू बिलीव कि भाई 40% इनटू गोल्ड, 40% इनटू डोमेस्टिक इक्विटी, 10% इनटू डेट एंड 10% इनटू इंटरनेशनल। So I'll sum up key learnings क्या है आज के सेशन का। मनी इज अ थिंग जहां पे हम लोग को विल हैव टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड।
हम लोग को मनी को एक अलग दृष्टिकोण से देखना है. We'll have to keep a positive attitude about money. मनी सबकी फसाद की जड़ नहीं है. We'll have to change our mindset. We'll have to change our thing. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट जल्दी स्टार्ट करने से होता है और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम उसको देते हैं, वहां से होता है. कंपाउंडिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है. उसको बीच में छेड़ना नहीं है, उसको टाइम देना है. एक एसेट एलोकेशन करना जरूरी है, लेकिन टाइमिंग करना है. मार्केट 50% बढ़ गया है, निकल जाओ बाजार से, गिर जाएगा बाजार, हम लोग वापस ले लेंगे. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो इन्वेस्टर्स करना चाहते हैं और वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं. बेस्ट इन्वेस्टर्स, लेजेंडरी इन्वेस्टर्स एक ही चीज करते हैं, एसेट एलोकेशन करते हैं. और वो लोग हमेशा दे स्टे इन्वेस्टेड इन गुड फंड्स, दे स्टे इन्वेस्टेड इन गुड कंपनीज, दे स्टे इन्वेस्टेड इन गुड एसेट्स. ठीक है, वो कभी भी टाइमिंग करने के ट्राई नहीं करते, क्योंकि टाइमिंग के अंदर बहुत ही फेलियर्स आते हैं और कभी भी हम एक्चुअल टाइमिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है. हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट एलोकेशंस देखे, बहुत ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं बहुत डीप में नहीं दिखा पाया हूं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टाइम इन द मार्केट. ठीक है, टाइमिंग करना बेवकूफी ही साबित होगा. आपको कितना टाइम देना है, यू डिसाइड. आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, 3 साल के लिए कर रहा हूं. आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10 साल के लिए कर रहा हूं. आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूं, 30 साल देने हैं मुझे. आई वांट टू फॉरगेट दिस मनी फॉर 20-30 इयर्स. हाँ, लेके छोड़ दो, भूल जाओ, ये बात नहीं करनी है. हमको टेक्टिकली, हमको स्ट्रेटेजिकली एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लेकिन टाइमिंग करना. भाई एक बार निकल जाओ इक्विटी, सब प्रॉफिट बुक कर लो, डेट में आ जाओ, मार्केट गिरने वाला है, बॉम्बे से टिप आई है, अहमदाबाद से टिप आई है, ये भूल जाओ बॉस. कोई नहीं कमाया इस तरह के करने में. ठीक है, टेम्पररी कमा लेंगे आप, लेकिन बाद में अगर आपने एग्जिट किया है टॉप पे और एंट्री कर पाए नीचे, वो बहुत ही जरूरी है. ठीक है, और पीडीसी कंसेप्ट, प्योरिटी ऑफ द वेल्थ यू आर क्रिएटिंग. आप जहां से सोर्स ऑफ वेल्थ है वो जितना प्योर है, वही आपको ग्रोथ दे पाएगा. ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका करेज. जब मार्केट टूटेगा तब करेज चाहिए होगी कि बॉस रुपए डालो. ठीक है, so these are the main key learnings from the today's session. This was me, a volatility coach, Sagar Panchal. My firm's name is Raging Success Financial Planners. I'm into wealth management since 2007, managing wealth of 1,000 plus individuals across the globe. We are a team of 8 people. We have presence at Navsari and Bardoli. Now I'd like to open the floor for question and answers. आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. Can I ask, Pradeep? Yes, Pradeep, please go ahead. Generally, I invest for 5 years, 5 year plus. अब 3 years लेके चल रहे हैं, but मैं long term investor. Great. I do 5 year plus. मेरे जितने भी whatever goals I have, different goals. Any goals which are below 5 years, I invest in debt. Any goals which are above 5 years, I invest in equity and real estate. Great. So this is the main perspective. आपको अगर कंपाउंडिंग ठीक से करना होगा, अच्छे से कम करना होगा, तो you have to give a asset class 10 to 15 years. तब जाके आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा. Yeah, but if my goals are if my goals are nearby, if my goals are just I have some goals which has to be completed in next 1 or 2 years, then I put in debt. If I think that goals can be completed with next 5 year plus, then I put in equity. Perfect. So जहां भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, we believe that 3 to 5 years के गोल्स है, that should go to debt. वहां पे अपने को रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए. हो सकता है आपको तब ये भी लगे यार 3 साल में बाजार कितना बढ़ गया, 3 साल पहले मैंने इक्विटी में डाल दिया होता तो इतने पैसे भी बन जाते और मेरा गोल भी अचीव हो जाता. लेकिन दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग. हमको थोड़ी पता था जब हम रुपए डाल रहे कि 3 साल में ये होने ही वाला है. ठीक है, सो द मेन थिंग कि शॉर्ट टर्म गोल्स शुड गो टू डेट. Yeah, but you're right. But short term में जैसे as you said, you have correctly said that short term में debt पे return इतना अच्छा नहीं आता, 7-8% आता है. तो
8-8.5%। यस, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो लिक्विड है। आपका जब भी गोल, फॉर एग्जांपल आपको आपके फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की शादी के लिए आपने पैसे इकट्ठा किए हैं, आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि 3 साल बाद शादी होनी है, मान लीजिए कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, 1.5 साल 2 साल में ही अपने को शादी करने की आ जाती है, तो क्या करेंगे? इक्विटी तब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो डेट का अश्योरिटी तो है कि 6%, 7%, 5% जो भी आएगा वो शॉर्ट आने वाला है। ओके, ठीक है, सो डेट इसके लिए जरूरी है कि दैट्स अ शॉर्ट थिंग कि इतना आने ही वाला है, दैट्स अ श्योरिटी। तो शॉर्ट टर्म के लिए वी नीड श्योरिटी, शॉर्ट टर्म श्योरिटी, दैट्स व्हाई डेट। बट डेट भी फ्लक्चुएट करता है। यस, बट इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। और जैसे ही हम 2 साल 3 साल की बात कर रहे हैं, विल गो इन फंड्स एट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैटेगरी, तो विल नॉट गो इनटू क्रेडिट रिस्क फंड्स एंड ऑल, जहां पे हम लोग के पास 2-4-5 साल ही है, राइट? सो रिटर्न्स कम आएंगे लेकिन स्टेबल आएंगे। थैंक यू। या सो we have a question in chat. Mr. Sisodia is asking, being a senior citizen, what should be the ratio of my investment? First, in case of lump sum. Second, in case of SIP. So, Sisodia ji, please leave your contact number in the chat. We'll connect in person for this, because for this we need कि आपका एसेट एलोकेशन फिलहाल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, इसके हिसाब से one-on-one we can discuss and then move ahead. We have another question from Mr. Monel Shah. As on date, what should be the recommended investment given 10 lakhs? How would you invest? So equity has rallied somewhat. So यहाँ पे I can say कि at least 40-50% should be invested at this point of time. And in next 3 months, 3 महीने के अंदर every month end के अंदर we should allocate the rest of the funds. अगर आपके पास ये funds 5 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, then definitely equity is looking very lucrative, very attractive. Past returns मत देखिएगा last 1 साल के, अभी भी 3 साल 5 साल के returns muted है, या अभी भी बहुत सारे कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल है। तो आपके पास अगर ये रुपए 5 साल के प्लस के टाइम के लिए फ्री है, then you should invest 50% right away, and next 15-20% in the tranches of next 3 months कि कोई भी अगर फॉल आए या ना आए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हम लोग ये बाकी के रुपए भी इन्वेस्ट कर दे, बीइंग 5 साल के लिए आपके पास ये रुपए फ्री हो। Okay, so I am sharing my contact number in the chat box. Mr. Sisodia, join a WhatsApp group. I will share my contact number over there. Okay, Mr. Sisodia, I'll connect with you there. Thank you, Mr. Monil. Sagar, I have one question, Guru here. Yeah, hi, Guru. Yes, please go ahead. So right now I'm in my age is 35, basically 35-30. So if I look for the retirement goal, right, a retirement fund goal or retirement corpus goal, so that's a long-term goal. And in this particular, so you said that for long-term goals we can go for equity, or maybe again we can have for a particular we can have a asset allocation, right? So some X percentage in debt, X percentage in equity or something like that. So what is your suggestion? I mean, shall we keep maximum percentage to the equity or international equity and less to other instruments? So even for a longer term goal, of 20-30 years, we should always have 10-20% in debt. Rest can go into equity, international equity and gold. Then those 20% should be used tactically. If you get a fall in 5 years, 10 years down the line, whenever we get a fall like we had one in COVID, a crash of 20, 30, 40% in the markets, then we should move those debt funds into equity. And whenever we see a very good growth of 30%, 40%, 50% in a shorter span of 1, 2, 3 years, then we should move from equity to debt as well. So this asset allocation should be practiced. And asset allocation is a thing जो हमको हर 2-4 महीने में नहीं देखना है। इसको एक एसेट क्लास जब भी परफॉर्मेंस शुरू करता है ना, तो वो एसेट क्लास का परफॉर्मेंस 2 साल 3 साल तक रहता है।
ठीक है, वंस क्रूड स्टार्ट्स राइजिंग तो 2 साल 3 साल तक ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। इक्विटी मार्केट ने 12,000 12,500 निफ्टी को क्रॉस किया, उसके बाद में उसका तेजी शुरू हुआ है। तो वी आर सीइंग, आई शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, जस्ट अ सेकेंड, आई शेयर वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। दिस इज द फेवरेट स्लाइड, मैं मेरे सभी इन्वेस्टर्स को ये शेयर करता हूं। 2005 to 2007 दिस वाज द फर्स्ट बुल रन दैट आई विटनेस्ड। मेरा करियर का शुरुआत था 2007 में, एंड महीने का नहीं, हर रोज का 1000-2000 पॉइंट का सेंसेक्स का मूवमेंट हम देखते थे, और मार्केट इस तरह से बढ़ रहा था कि वो मार्केट ने बहुत लोगों के पास से गलतियां करवाई थी। तो आप देखेंगे कि 2005 to 7 सेंसेक्स 3 गुना से ज्यादा हुआ था। 5,000 6,000 का सेंसेक्स 21,000 का हुआ था, 3.5 गुना हुआ था सेंसेक्स। लेकिन उसके अंदर भी 12%, 13%, 30%, 16%, 13% ये सब करेक्शंस आए थे। ठीक है, तो करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट, वो आते रहेंगे। लेकिन जब भी आते हैं वी शुड बी रेडी कि हम लोग को और कैश पुट इन कैसे करना है। आई एम सीइंग कि अभी निफ्टी का जो 12,500 का लेवल था, जो हम लोग ने तकरीबन 2020 के एंड में क्रॉस किया था, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द तेजी। ये 12,400 का आगे का लेवल था, ये कोविड का फॉल गिन लीजिएगा, और ये बाद का नया तेजी का शुरुआत गिन लीजिएगा। ये चार्ट कब का है? 15 साल पहले का है, जब इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर, एक्टिव इन्वेस्टर्स 1 करोड़ भी नहीं थे। आज रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास फ्लो बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल एफआईआईज के पास फ्लो बहुत ही अच्छा है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये तेजी के अंदर विल गेट अ 30% फॉल, या 10%, 12%, 15% काइंड ऑफ, उसको हम करेक्शन नहीं बोलेंगे, वो डिप है, वो एक छोटा सा फॉल है जहां पे हम लोग को एंटर ही होना चाहिए। तो ये तेजी की शुरुआत से 12,400 निफ्टी, 12,500 निफ्टी से हम 16,000 आए हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई 12,000 का लेवल शायद 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 अपने को फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगा इन शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम। So basically गोल में भी एसेट एलोकेशन होना चाहिए पर फाइनेंशियल। यस यस यस, होना ही चाहिए। कोई भी एसेट क्लास को इग्नोर नहीं करना चाहिए। And how so mutual funds, how those SIPs will fit into this? Because when we talked about debt, equity, international equity, and gold only, right? So these are so when we talk about equity and international equity, it's market link, right? Market link means basically cash market, exchange trading. So how mutual funds will come into picture? I mean, help us to grow our money or reach to the financial goal as soon as possible. So mutual funds जो actively managed funds है, उन्होंने लॉन्ग टर्म के अंदर इंडेक्स को अल्फा क्रिएट किया है। इंडेक्स के ऊपर whenever we are talking about markets के मार्केट ने 15% रिटर्न दिया, तो एक्टिवली मैनेज फंड्स एंड गुड फंड्स हैव आउटबीटन बाय 2%, 3% आफ्टर द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज क्रिएट दैट कि वो आपको आउट परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करेंगे। एंड बाद में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके पर्सनल पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो देन वी कैन टेक इट पर्सनल, 1-to-1. So we have another question. What is your view on crypto? Can we look it as a asset allocation sector? Personal view ऐसा है कि I haven't invested anything in crypto yet. But the thing is कि I believe asset allocation के अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अभी 5 करोड़ रुपए है, आपको 5%, 10% लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का 10% होता है 50 लाख रुपए। If you are comfortable seeing that 50 lakhs fluctuate, like cryptocurrency के fluctuations wild रहते हैं, आप 50 लाख लगाने के कंफर्ट में हो तो लगाना चाहिए। 10% एलोकेशन मतलब आपके पास 5 करोड़ रुपए है, आप 50,000 लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, और वो 4 गुना हो भी जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो में कोई वो बढ़ोतरी नहीं करने वाला है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल कि आप एटलीस्ट 5%, 10% लगाने के लिए कंफर्ट लेवल लग रहा है, then be confident and go ahead, else avoid it. अगर if you are thinking कि भाई 1-2% लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है, मजे लेते हैं,
तो फिर इन्वेस्टिंग मजे लेने के लिए नहीं है, इट्स अ सीरियस थिंग। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें रुपए लगाने से पहले, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा और लॉस में निकलना है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट देन ओनली। पर्सनल व्यू, आई हैवंट इन्वेस्टेड एनीथिंग इन क्रिप्टो येट, मैंने किसी को अब तक इन्वेस्टमेंट की सलाह भी नहीं दी है। Hi Sagar, this is Bridge here. Just a quick Hi, Bridge. question. Yeah. Like I've heard that Indian economy is getting boom as well soon, within like for the next few years. आपके views क्या है in terms of government investment, like bonds or I mean, yeah, just wanted to know. Okay, so Bridge, demographically 2008 के पहले और 2008 के बाद 10-12 years के पहले इंडियन पॉपुलेशन वाज द बिगेस्ट लायबिलिटी जो वर्ल्ड के व्यू में और इंडियन कंटेक्स्ट के व्यू में देखी जाती थी कि पॉपुलेशन इतना है कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन 2008 के रिसेशन के बाद जब हम लोगों ने कंजम्पशन देखा कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन पॉपुलेशन जो है वो केवल कंजम्पशन ही करेगा, कि वो रोज खाली नहाएंगे, ऑफिस जाएंगे, खाना खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, खाली बेसिक कंजम्पशन, तो भी इंडियन जो इकोनॉमी है वो 5-6% से ग्रो करता रहेगा। और टू ऐड टू दैट करंट डेमोग्राफिक्स ऐसा है कि मैक्सिमम जो अर्निंग पॉपुलेशन है 30 से 50 के बीच, दैट इज इन द वर्ल्ड बाय फार हाईएस्ट इन इंडिया। सो नेक्स्ट 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स तक जो इंडिया की चाइल्ड पॉलिसी है दैट विल हेल्प। और जो अभी न्यूक्लियर फैमिलीज से हम लोग अभी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर बढ़ रहे हैं, तो पीपल आर परचेजिंग हाउस, एक बाइक से 2 बाइक हो रहे हैं, 2 बाइक से 1 कार हो रही है, 1 कार से 2 कार हो रही है। इस तरह का जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन पैटर्न है ये मिलेनियल्स का, हम यंगस्टर्स का, that we can see that 20-30 years down the line India's growth story is intact, and we are going to see tremendous growth in the years to come. So long term goals, equity, domestic equity are looking very lucrative. I like to add one point कि अभी हम लोग बहुत सारे AMCs के इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स भी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने 1 साल देखेंगे तो हर महीने के अंदर 1 या 2 NFO आ रहे हैं जो इंटरनेशनल इक्विटी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। आई हैव सीन सच फेजेस इन 2008 जब रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे था, तब सभी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आई थी और बाद में 7-8 इयर्स 10 इयर्स तक कोई रिटर्न्स नहीं थे। आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स के अंदर भी ऐसा ही पचका होगा या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं ना, वी शुड बी अ वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। जब हम देखते हैं कि एक मास जा रहा है, एक ही जगह पे जा रहा है, सब लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो वी शुड कॉशियसली इन्वेस्ट। वी शुडंट गो ब्लाइंडली और सब बहुत बड़ा रुपया लगा दिया। ठीक है, इंटरनेशनल इक्विटी इज अ वेरी गुड एसेट क्लास जहां पे हम लोग SIPs कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी के अच्छे ETF अवेलेबल है जहां पे टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो वी शुड गो फॉर समवॉट लाइक दैट एंड गो ग्रेजुअली इन दैट, and definitely next 10 years, 20 years, 30 years, few decades for India as well as international markets are looking very promising, and we should analyze our risk profile, analyze our goals, and then start investing gradually. Sagar, you have not taken real estate. Sagar, you have not taken real estate as an asset class, because generally we do also invest in real estate. Yes. Probably for appreciation and also for the rent, earning rent. Right. So प्रदीप जी, रियल एस्टेट इज अ थिंग जो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। मतलब 2 घर बाजू में है, एक बोल रहा है कि मेरा घर 1 करोड़ का है और बाजू वाले को जरूरत होगी रुपए की, वो 80 लाख में देके चला जाएगा। एक ही सिटी है, दिल्ली है, बेंगलोर है, सूरत है, तो एक ही सिटी के अंदर अलग अलग एरिया हो गए। खाली 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर में कोई एरिया है, वहां पे रेट के अंदर भी 20% 40% का फ्लक्चुएशन रहेगा। सो रियल एस्टेट इज डेफिनेटली एन एसेट क्लास जहां पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ड्यू टू लिक्विडिटी, ड्यू टू फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, मैंने स्टॉक में डाल दिए, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मेरे पास केवल 10 लाख है, मैं 10 लाख ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं। म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, क्रिप्टो हो, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, ठीक है, तो मैं इजिली इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। और अगर
वही 1 करोड़ रुपए के 2 करोड़ रुपए हो गए, मेरे को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, मेरे को एसेट एलोकेट करना है, वो मैं इजीली कर सकता हूँ. रियल एस्टेट इज अ थिंग. मैंने एक फ्लैट लिया है 50 लाख में, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा हो रहा है, 1 करोड़ रुपए हो रहा है. ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी मुझे अगर वो 1 करोड़ रुपए एनकैश करने हैं, मेरे को उसको टाइम देना पड़ेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना. सेकेंड थिंग, मेरे को पूरा ही बेचना पड़ेगा. अगर मेरे को जरूरत नहीं है 1 करोड़ की, मेरे को केवल 25 लाख चाहिए, तो मैं पार्ट ऑफ फ्लैट नहीं बेच पाने वाला हूँ. सो रियल एस्टेट इज डेफिनेटली एन एसेट क्लास, बट ड्यू टू सर्टन पॉइंट्स, ये डेटा के अवेलेबिलिटी के वजह से आई हैव नॉट टेकन इट इनटू कंसिडरेशन. But it all depends on your person goals and risk tolerance, and we can take that Yeah. for your own preference. Definitely. Yes, definitely. The thing is कि अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, और जिनको आप कमर्शियली यूज कर पाने वाले हो, या वो आपको कमर्शियली 6%, 7%, 8% काइंड ऑफ रेंटल यील्ड्स दे पाने वाले हैं, देन यू शुड गो फॉर द प्रॉपर्टी. और एल्स बहुत सारे एसेट क्लासेस ऐसे अवेलेबल है जहां पे रियल एस्टेट से ज्यादा एप्रिसिएशन और ज्यादा सेफ्टी भी है. Thank you. Welcome. In terms of returns, how do you compare domestic equity and international? So last 10 years हम लोग जब डेकेडल डेटा देखते हैं ना, तो 2011 to 20 was the decade जहाँ पे international equity has done very well. और I had seen a data, I don't have the slide right now, but decade के परफॉर्मेंस अगर ट्रैक करते हैं ना, तो एशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ एशिया ये हम देखेंगे ना, तो जब भी हम लोग ने रेस्ट ऑफ एशिया को एक डेकेड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखे वो देखा है ना, तो नेक्स्ट डेकेड एशिया का रहा है. सो आई फील दिस डेकेड इज ऑफ एशिया. हाँ, मतलब ये नहीं होने वाला है कि इंटरनेशनल इक्विटी ये डेकेड के अंदर -50% होगा और एशिया 150%, 200%, 500% प्लस देके जाएगा. बट ये decade 2011 to 2021 to 2030 seems to be for Asia. For example, this is just an example. I am not learning with the figures. For example, ये 10 साल के अंदर 500% एशिया रिटर्न दिया, तो हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी रेस्ट ऑफ एशिया जो है, जो डेवलप इकोनॉमीज बोल सकते हैं, जो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सो ये सब इकोनॉमीज के अंदर लेस देन एशियन इक्विटी के रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं. Okay, thank you. Most welcome. I had a question. My name is Siddharth Modi. Hi Siddharth. So like how can we like get analysis like which company we perform, like looking at the past performance, or what are the aspects? So are you asking about selecting a equity fund or a company in equity? Company in equity. Okay, so this is the personal question. We can take it on a one-to-one. Okay, sure. Yeah. Anything else, guys? I hope you all are part of the WhatsApp group we have formed. I am just sharing the link of that group again. So can I call you after this session? Yeah, sure. We can connect in person. And I am sharing the WhatsApp group link again. If anyone of you are not part of the group, please do join the group. We'll keep the group active for some time, and I can take the questions in person then. Thank you so much. Thanks for a wonderful opportunity. Thanks for taking out time on Sunday morning. And it was lovely to have you here. And I hope I have added something in your life, in your investment journey. And I am open for questions in person. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Yeah, you too.